आपका गुड एग्जाम हुआ, इवनिंग कैसे सर। हुआ? कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। ठीक हो? एग्जाम हुआ होगा यस आपका, सर। कैसा हुआ? देखो भाई, एग्जाम कैसा हुआ आप लोगों का, बताओ। सर ठीक ठाक। कितने नंबर आए हैं आप लोगों के? किसके हाईएस्ट आए हैं? आवाज आ रही है? यस सर। तो बताओ भाई, किसके हाईएस्ट आए हैं? मार्क्स आ गए ना आप लोगों के? सर किसमें, मतलब सब्जेक्ट में या पूरे? बॉटनी में। सर बॉटनी में। सर ऐसे पता नहीं चल पाता। क्यों? सर वहाँ पे पूरे सब्जेक्ट की लिस्ट बनी आती है, मतलब किसने 600 टॉप किया? 720 में से किसने टॉप मार्क्स किया? में सर मैं नहीं करा है। अच्छा, कितने मार्क्स आए आपके टोटल? सर 630 है। हम्म। 630। 630। क्या नाम है आपका? आकाश। ओके, पूरा नाम? आकाश कुमार। ओके ओके। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई, फंजाई। हम लोग फंजाई कर रहे थे, और आज ये खत्म करना हम लोगों को हर हाल में। सर सर टेस्ट के डाउट्स। हाँ, मैं वही तो पूछा भी, तो मैंने पूछा आप लोगों का टेस्ट कैसा गया है, तभी तो मैं पूछ रहा था आप लोगों से। सर टेस्ट तो सही हुआ है लेकिन डाउट्स तो है ही। हाँ नहीं, मैं तभी पूछ रहा था हम लोगों से कि भाई आप लोगों के नंबर कितने हैं, कुछ हो तो बता दो। मतलब ये तभी तो पूछा था मैंने आप लोगों से। एक मिनट, मैं वो पेपर खोल लेता हूँ, फिर उसके बाद। 11th का है। बताओ भाई क्वेश्चन। सर 96। 96। The living organism can be exceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability. Growth and movement, responsiveness to touch, and interaction with the environment, and progressive evolution and reproduction. क्या लगाया आप लोगों ने? सर सी लगाया था। सी लगाया था? यस सर, मैंने भी सी लगाया। इसका आंसर सी ही है। इसका जो आंसर है वो सी ही सी होगा। किया था वैसे सर। यस सर। सर सी ऐसा ही। सेम एक और आया था, उसमें इसका आंसर हम्म। सी दे रखा है और इसमें बी दे रखा है। नहीं, मैंने एक क्वेश्चन डाउट पूछा था, यही सेम क्वेश्चन था मेरे पास भी। तो मैंने उसको सी ही बताया था उस समय, क्योंकि उस समय तो मेरे पास आंसर भी नहीं थे। यस तो सर, उसका आंसर मैंने एक सी बार ही होगा। हाँ मैंने हाँ, आपसे एक बिल्कुल। बार पहले पूछा था। आपने पूछा था ओके मुझसे? सर तब ना हमने नेट पे भी देखा था, तो नेट पे भी ना इसका आंसर रिस्पॉन्सिवनेस टू टच आ रहा है कई जगह। अब वो पता नहीं कैसे दे रहे हैं वो। सर हाँ जी, हाँ जी। सर जो इवोल्यूशन होता है वो मतलब प्रोग्रेसिव भी हो सकता है और प्रोग्रेसिव नहीं भी हो सकता है कि जरूरी थोड़ा है कि वो मतलब एक हाँ, सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स चीज ही बनेगी। नहीं जो मतलब इवोल्यूशन कहने है का वो तो मतलब, किसी नहीं नहीं, भी प्रोग्रेसिव, अगर डायरेक्शन में हो सकता है प्रोग्रेसिव ना। नहीं, प्रोग्रेसिव नहीं होगा, लेकिन टाइम के साथ तो वो होगा। अगर इवोल्यूशन कब होता है, इवोल्यूशन कब होता है, मुझे बताओ। सर जब जेनेटिक एरर्स आते हैं, म्यूटेशंस आते हैं, तो होता है उससे इवोल्यूशन। नहीं, वो तो ठीक है। वो तो ठीक है, लेकिन आप नॉन लिविंग थिंग से कैसे उसको डिस्टिंग्विश करोगे, ये मुझे बताओ।
सर इवोल्यूशन से तो हम उसको डिस्टिंग्विश कर ही नहीं सकते हैं। बस इवोल्यूशन इतना है कि उसमें मतलब एरर्स आते हैं जिससे कि नई नई वैरायटीज बनती है। बस इवोल्यूशन तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है ना। नहीं हो सकता। देखो होता क्या है, जब पर्सन कोमा में होता है, देखो रेस्पॉन्सिव टू टच जो होगा ना, जो ये वाला ऑप्शन बोलो, रेस्पॉन्सिवनेस टू टच, रेस्पॉन्सिवनेस टू टच है नहीं, ये हो गया। आपने लगाया कि भाई ये ऑप्शन हो सकता है, पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बिकॉज पता है क्यों नहीं हो सकता ये ऑप्शन? ये इसलिए नहीं हो सकता, ये सोच के चलो कि मान लो कि एक पर्सन है वो कोमा में चला गया है। एक पर्सन है, मान लेते हैं वो कोमा में चला गया है। अगर वो कोमा में चला गया है तो इसका मतलब है उसके अंदर भी रेस्पॉन्सिव टू टच नहीं होगा। रेस्पॉन्सिव टू टच नहीं होगा क्योंकि जो उसके मोटर न्यूरॉन्स होंगे, जो उसके सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, वो काम करना बंद कर देंगे। तभी तभी वो पर्सन कोमा में है ना, मतलब ब्रेन डेड है उसका। समझ रहे हो? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर आ रही भाई है। एक पर्सन कोमा में है तो इसका मतलब है वो भी डेड है एक किस्म से। ठीक है, लेकिन उसका हार्ट वगैरह काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाकी चीज तो काम नहीं कर रहे हैं। मतलब वो रेस्पॉन्स नहीं कर सकता टच को। इसका मतलब क्या गया, वो भी नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। तो दोनों में सिमिलरिटी हो गई है। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। तो सर ये तो एक्सेप्शनल केस है ना। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना भाई। हो सकता, सर नहीं ये हो तो सकता। एक्सेप्शन है ना। तो हम उस ऐसे तो सर वायरस है, वायरस भी तो सर एक एक्सेप्शन ही हुआ, तो ये भी एक एक्सेप्शन हो जाएगा ना। हाँ, एक्सेप्शन के तौर पे आप ले सकते हो इस चीज़ को भी। लेकिन देखा जाए, अगर हमें कंसेप्चुअल की बात करनी हो, तो अगर ये दोनों ऑप्शन देखा जाए, थर्ड सेकंड एंड थर्ड जो ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ है कि रेस्पॉन्सिव टू टच। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर एक पर्सन कोमा में चला गया मान लेते हैं, तो वो तो रेस्पॉन्सिवनेस तो दे नहीं पाएगा वो टच को, है ना? नहीं दे पाएगा ना, मतलब कोई भी स्टिमुलस वो फील नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नो सर। सर बट जब वो नहीं कर हेल्थी पाएगा ना था, जब तो वो मतलब कर भाई। सकता था ना। कंडीशन बता रहे है तो लिविंग वो। भाई है तो लिविंग। अरे वो है तो लिविंग, लेकिन एक लिविंग हाँ है सर वो लिविंग है। भी, जो कोमा में है वो भी तो लिविंग ही है। भाई जो कोमा में है वो भी तो लिविंग है ना। हाँ सर लिविंग है। हाँ तो लिविंग है तो, पर वो रेस्पॉन्सिव टू टच नहीं दे पा रहा। और नॉन लिविंग में भी रेस्पॉन्सिव टू टच क्या हुआ? नहीं होगा। मतलब सेम थिंग हो गई, सिमिलरिटी हो गई। पर हमें डिस्टिंग्विश बताना अनएक्सेप्शनली, ये चीज बतानी है हमें। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई एक, मतलब कंडीशन के हिसाब से हम बता रहे हैं। सर मेरे को तो सारे ऑप्शन ही गलत लग रहे हैं इसके। नहीं नहीं, जो मेन, हाँ मतलब कि अगर आप निकालोगे ना काट काट के, इसका आंसर जो बनेगा वो थर्ड बनेगा। क्योंकि जो बंदा कोमा में होता है वो आपको पता ही है कि वो मतलब देख सकता है चीज़ों को, सुन सकता है ना, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। वो रेस्पॉन्स नहीं दे सकता उस चीज़ का। तो देख सकता है, सुन सकता है, या फिर कोई भी चीज़ वो मतलब फील कर सकता है मान लो, लेकिन वो कुछ मैकेनिकल वर्क नहीं कर सकता, कुछ वो कह नहीं सकता, कुछ बता नहीं सकता, लेकिन सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है। इसका मतलब है कि वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट तो कर रहा है ना? इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहा है वो? बताओ भाई। इंटरेक्शन। इंटरेक्शन तो कर रहा है इंटरेक्ट इसका मतलब, लेकिन रेस्पॉन्सिव टच नहीं देगा वो, पर वो इंटरेक्शन तो कर रहा है। यस सर। ठीक है, हाँ इसका सर। मतलब है थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि कोई नॉन लिविंग में इवोल्यूशन तो होता नहीं है। ग्रोथ हो सकती है नॉन लिविंग में, इवोल्यूशन तो नहीं हो सकता नॉन लिविंग में। समझ रहे हो? सर पर वहां पे ना प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन लिखा हुआ है, वहां पे केवल इवोल्यूशन लिखना चाहिए था उनको। तो जो प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होगा वो तो लिविंग का ही एक पार्ट होगा ना। एक लिविंग का पार्ट को लेके चल सकते हैं हम। बट सर सारी लिविंग हमें ऑर्गेनिज्म डिस्टिंग्विश में बताना प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन नहीं होता अनएक्सेप्शनली। ना। क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन तो पढ़ो आप लोग। आप क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या पूछ रहा है वो हमसे, वो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो। अब सुनाओ मुझे भी, क्या पढ़ रहे हो आप? सर क्वेश्चन चेक एक करें। बच्चे ने पूछा था मुझसे पहले, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ उसके साथ एक बार। सर उसको भी क्वेश्चन मैंने चेक शायद यही करें। जवाब दिया होगा।
क्या The चीज? living Yes, organism sir, यही वाला can दिया था। be हाँ unexceptionally distinguished from the non-living thing on the हाँ, basis देखो of सुनो, their ability for. छोड़ो, बस ये बताना है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश दोनों को अलग कैसे रख सकते हैं, किस बेसिस पे रख सकते हैं। ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है, लिविंग में भी होती है, ठीक है। रेस्पॉन्स टू टच, अभी मैंने आपको बताया एग्जांपल देखिए कोमा वाला, उसमें दोनों सिमिलरिटीज आ रही है, ठीक है, ठीक है, सिमिलरिटीज आ रही है ना। हाँ सर। Yes, sir. लेकिन जो इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट है एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है, देखो रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता बताओ। देखो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सेकंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, थर्ड मैं अभी बताऊंगा आपको, फोर्थ क्यों नहीं हो सकता, रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता, बताओ भाई, रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो सकता इसका आंसर। सर क्योंकि कुछ कुछ लोग ना, मतलब कुछ कुछ स्पीशीज हमारी इनफर्टाइल भी होती है ना। बिल्कुल, Fertile इसी species। वजह से, इसी वजह से, इसी वजह से रिप्रोडक्शन भी नहीं हो सकता। बहुत सही सोचा आपने, बहुत सही जा रहे हो आप, मतलब सही सोचा आपने, ठीक है। तो इसी वजह से रिप्रोडक्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप ये देखो, जो हमने कोमा वाली बात करी है, जो कोमा में बंदा है हमारा, वो कम से कम देख तो सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है वो एनवायरनमेंट के साथ, कर सकता नहीं कर सकता, लेकिन रेस्पॉन्स नहीं दे सकता। तो अनएक्सेप्शनली आप इसी को लेके चलोगे, ठीक है। अच्छा ओके सर। Yes, sir. Sir, ठीक है, question मोस्ट 111. देखो मोस्ट प्रोबेबल हमें सर आंसर ढूंढना है। इंटरैक्शन विद एनवायरनमेंट को मेटाबॉलिज्म से रिलेट कर सकते हैं वैसे? मेटाबॉलिज्म से रिलेट, मेटाबॉलिज्म भी चलेगा, ये जो लिविंग पर्सन होगा जो कोमा में होगा उसका मेटाबॉलिज्म भी चलेगा। भाई सेल्स तो फंक्शन कर रही है, सांस तो से आ रही है ना भाई, वो यस सर। ऑक्सीजन ले रहा है, लंग्स में जा रही है, एल्वियोलाई के थ्रू कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही होगी, तभी तो वो जिंदा होगा ना, जब उसका हार्ट काम कर रहा है, जब उसका हार्ट काम कर ये रहा है, सिर्फ पंपिंग कर मोस्ट रहा है उसका organ। एक्सक्लूसिव तभी फीचर मेटाबॉलिज्म को ही रखते हैं ना हाँ लिविंग्स लेकिन के देखो ना लिए। कितना अच्छा क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, सोचने वाला, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। हाँ सर क्वेश्चन तो अच्छा है, बस वही कई जगह गलत ही आंसर दे रखा है इसका। नहीं कोई नहीं, मैं इसको ठीक करा दूंगा, मेरे को पता लग गया, 96 का थर्ड आंसर है, ठीक है, 96 का थर्ड आंसर है, ठीक है। इसको मैं ठीक करा दूंगा आप लोगों के लिए, जिसने थर्ड लगाया होगा उसका थर्ड ठीक हो जाएगा। और बताओ क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 134 का ना आंसर गलत है। 134 का भी? हाँ सर। एक मिनट उसमें में देख लेता हूँ, बैक्टीरिया की शेप वाला क्वेश्चन है वो। एक मिनट में देख लेता हूँ। ए क्या है? अरे ए ऑप्शन, ए क्या है, ए जो गोल सर गोल दिया हुआ है। सर वो तो हमारी कोकस शेप हो जाएगी ना। हाँ, और बी क्या है? बी हमारी जो रॉड वाली शेप वो बेसिलस हो जाएगी। और सी? सर जो हमारी सी वाली शेप तो स्पाइरल वाली है, तो वो स्पाइरला शेप हो जाएगी। और डी? डी हमारी कोमा वाली शेप है, तो वो विब्रियो शेप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, फिर मतलब इसका भी ऑप्शन गलती है, ठीक है। फिर दो क्वेश्चन हो गए, 134 एंड आपका 96। सर Question 111 भी है। सर वो भी 134 गलत हो है। गया, 96 हो गया, दो क्वेश्चन हो गए। और 111 सर भी है. 111। 111, सर 112 में डाउट है. देखो 112 का जो आंसर है वो तो बिल्कुल सही है। जो क्रैप साइकिल होगी वो हमारी कहाँ पे होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होगी, प्रोकैरियोट्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। देखो 112, 111 छोड़ो, अभी 112 देखो। 112 में क्या है कि आपको पता है जो प्रोकैरियोट्स होता है उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो भी इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है उनके पास। तो जितनी, क्योंकि माइटो यूकैरियोट्स में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है यूकैरियोट्स के अंदर। तो जो साइकिल चलती है आगे वाली, क्रैप साइकिल चलती है, देखो मैं बताता हूँ क्रैप साइकिल होती क्या है। क्रैप साइकिल पता क्या होती है? यस अरे सर। ढंग से नहीं पता। क्या होती रेस्पिरेशन के अंदर क्रैप साइकिल्स, ट्रिक साइकिल, उसके अंदर होती है साइकिल जिसके अंदर एटीपी का है? देखो रिलीज होती बोटनी, है। मैं बोटनी का पार्ट बता रहा हूँ, बोटनी के अंदर कैसे होता है क्रैप साइकिल का खेल।
जैसे मान लेते हैं प्लांट की सेल है, प्लांट की सेल के अंदर जो ये वाली सेल है ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दिस वन इज द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग से दिखा देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया को, ये रहा, दिस वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये वो सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। मैंने अपना दे दिया, हाँ, मैं 10,500 दे के आया था। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो ये वो सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, मतलब यूकैरियोट्स की सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। होता क्या है कि आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? सर थैलेकॉइड्स होते हैं, स्ट्रोमा, लैमिला होता है, स्ट्रोमा होता है। ग्रैनम प्रेजेंट होता है, ये है ग्रैनम, ये ग्रैनम है हमारे, ठीक है। प्रोसेस समझना पूरा, तभी आपको ना वो क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो ये है ग्रैनम, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में बनाया मैंने बनाया ग्रैनम। अगर एक सिंगल वाला है ये पूरा का पूरा, दैट इज अ ग्रैनम। अगर एक से ज्यादा ऐसे स्टॉक्स स्टैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज अ ग्रैना। एक सिंगल वाले को, एक सिंगल को, एक सिंगल को हम बोलते थाइलाकोइड, थैलेकॉइड्स। थाइलाकोइड बोलते हैं इसे। और थाइलाकोइड पे ही प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होते हैं वो थाइलाकोइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो हर थाइलाकोइड पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। तो देखो जब लाइट पड़ेगी, जब लाइट पड़ेगी, ठीक है, जब लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, तो क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में प्लस वाटर वो ले लेगा सेल से, मतलब वाटर ले लेगा वो कहाँ से, रूट के थ्रू, जमीन से पानी तो ले लेगा वो। तो पानी भी पहुंचता है सेल के अंदर, फिर जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पानी, जो वाटर होता है हमारा। फिर लाइट और वाटर मॉलिक्यूल्स मिलके मिलके ये यहाँ से बनाते क्या है, ये बनाते एटीपी, एनर्जी, NADPH, DPH, ठीक है। ये भी एनर्जी की फॉर्म है, ये दो एनर्जी की फॉर्म बनाते हैं, दो एनर्जी की फॉर्म। और साथ में यहाँ से रिलीज होता है ऑक्सीजन। ये जो दो एनर्जी है, बाहर से CO2 आएगी, स्ट्रोमेटा के थ्रू CO2 आएगी। CO2 आने के बाद ये पहुंचेगा कहाँ पे, CO2 यहाँ पहुंचेगी, ठीक है। जो खाली जगह होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वहां पे उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। यस सर। यस सर। जो मैट्रिक्स, जो खाली जगह, जो मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है इसका, क्लोरोप्लास्ट का, वहां पे ये एनर्जी के साथ मिलके, ये जो एनर्जी हमने बनाई है यहाँ पे ATP NADPH, इसके साथ मिलके ये बना लेता है ग्लूकोज। ग्लूकोज निकलता है बाहर, यहाँ पे आ जाता है ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म पे आता है ये ग्लूकोज। ये ग्लूकोज क्या है ना, ये ग्लूकोज चेंज हो जाता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में। ये पायरुविक एसिड फिर एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है क्रेब्स साइकिल, क्रैब साइकिल, ठीक है। अब ये क्रैब साइकिल क्या करेगा, ये करेगा फाइनली क्या करेगा, क्रैब साइकिल क्या करता है, सर ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ATP बनाएगा प्लस CO2 को रिलीज करेगा यहाँ से। जो ये CO2 बनाएगा ये दोबारा से यूज हो सकती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और ATP ये अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा। ATP जब जरूरत पड़ेगी तो हमें दे देगा ATP, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस होता है, ये कहाँ पे होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। ये जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, ये वाला, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ये कहाँ पे होगा, ये क्योंकि ग्लूकोज तो यहाँ पे बन जाएगा। ये सारी रिएक्शन कहाँ पे होती है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होती है, साइटोप्लाज्म में होगा। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा, जो साइटोप्लाज्म की साइड वाली जो मेम्ब्रेन होती है वहां पे होता है ये, ठीक है। और ये प्रोसेस इस टाइप से चलते हैं अंदर, प्लांट के अंदर हो चाहे एनिमल के अंदर हो, ठीक है। इस टाइप से चीजें बनती रहती है, इस टाइप से चीजें बनती रहती है। इसी को हम रेस्पिरेशन का सर? नाम ले देते हैं दूसरा। हाँ सर जो क्रेब्स साइकिल होती है वो तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में नहीं होती, वो तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है उसमें होती है। तो इस हिसाब से जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी भी मेम्ब्रेन में तो नहीं होना चाहिए, उसके साइटो जो जो ये रिएक्शंस होती है, जो ये क्रैब साइकिल वाली रिएक्शंस होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर वाली साइड, जो साइटोप्लाज्म वाली साइड होती है, वहां पे होता है,
ठीक है, वहाँ पे होती है ये चीज़ें, और वहीं पे ही चैनल बने होते हैं जिनके थ्रू वो पास होते रहते हैं। ठीक है भाई, इतना मतलब मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ चीज़ों को, सिंपल सिंपल समझो आप कि इस टाइप से हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है, हमारा जनरली इस टाइप से होता है, चाहे वो एनिमल की सेल हो चाहे वो प्लांट की सेल हो, इसी टाइप से प्रोसेस चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, प्रोकैरियोट्स बोल रहा है, प्रोकैरियोट्स का मतलब है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, तो जितनी रिएक्शन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है, और फिर बाद में जाके जो क्रैब साइकिल होनी होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इनर साइड पे होना होता है। ठीक है भाई, इन चीजों को ओके लिखवा दूंगा सर। मैं आपको, ये इन चीजों को लिखवा देता हूँ मैं प्रोकैरियोट्स आपको। हाँ बोलो। प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे होती है, ये वाली लाइन लिखवा दो बस। हाँ ठीक है, मैं ये चीज को लिखवा देता हूँ, जस्ट अभी लिखवाता हूँ मैं आप लोगों को। देखो भाई, दोनों चीजों का कंपैरिजन बता दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। देखो, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, ग्लाइकोलाइसिस वाला जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है। फिर उसके बाद देखेंगे क्रैब साइकिल कहाँ पे होती है। फिर उसके बाद देखेंगे ईटीएस भी एक होती है ना साइकिल, क्या बोलते हैं यस उसको, सर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 3 रिएक्शन मेन होती है। ठीक है, उसके टाइम पे, रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो जो प्रोकैरियोट्स होता है उसके अंदर ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये प्रेजेंट होती है। ये कहाँ पे होती है, ये साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और यूकैरियोट के अंदर कहाँ पे होती है ग्लाइकोलाइसिस, ये भी कहाँ होती है, ये भी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होती है, दोनों में साइटोप्लाज्म आ जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया ग्लाइकोलाइसिस को लेके। सेकंड है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल जो होती है ये होती है यूकैरियोट्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये जो क्रैब साइकिल होती है वो साइटोप्लाज्म के इनर मतलब आउटर मेम्ब्रेन पे होती है, साइटोप्लाज्म ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल ही करीब होती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब ये भी रहता है कि भाई साइटोप्लाज्म में है या फिर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। ठीक है, वैसे मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो ये साइटोप्लाज्म में ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे मैंने जो मतलब एमसीक्यू वगैरह देखे हैं और जो और बुक्स में मैंने देखा है तो उसमें यही देखा है। ठीक है, और बुक्स में जो देखा मैंने वो यही देखा है। ओके, और जो ओके सर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल होती है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, और ये वाली जो रिएक्शंस होती है यूकैरियोट्स के अंदर, ये कहाँ पे होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया पे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे, इनर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, मेम्ब्रेन मतलब जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास, जस्ट पास वाला साइटोप्लाज्म। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कौन सा क्वेश्चन बताया आपने, 111? सर यस तो सर, उसका ये, आंसर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर तो प्रोकैरियोट में एटीपी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनता है। हाँ, मतलब जो ओके। इनर साइड होती है ना ब्रदर, मैं बार बार आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप जो प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हो, आप जो बैक्टीरिया की बात कर रहे हो, बैक्टीरिया की जो बात हो रही है, यहाँ पे मीजोसोम्स होते हैं, आपको पता है ना, ये मीजोसोम्स हो गए यस हमारे, सर। हो गए ना। अब सारे जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं वो मीजोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो मीजोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बताया भी था पहले। जो क्रैब साइकिल वाले एंजाइम होते हैं वो मीजोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, ये क्या है हमारा, ये मीजोसोम्स है हमारा, मीजोसोम्स है, और यहीं पे सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट है, और यहीं पे क्या होनी है, क्रेब्स साइकिल होनी है, यहीं पे ईटीएस होनी है। फिर ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके। ये पूछ रहा है 111 में, विच इज अ ग्रुप ऑफ एंशियंट फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स विच गिव ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आर्की बैक्टीरिया तो नहीं देगा, एंशियंट होता है वो, है ना? सर पर फोटोसिंथेसिस तो साइनोबैक्टीरिया करता है ना। हाँ, साइनोबैक्टीरिया करता है वो। यस सर। साइनोबैक्टीरिया क्या क्या होता है? ऑटोट्रोप्स होता है। यस सर। हमें हमें देखना है फोटोसिंथेसिस तो और भी मतलब और भी तरीके से हो सकती है। मतलब जो ऑटोट्रोपिक्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो और भी तरीके से वो कर सकते हैं वो, है नहीं? हमें ये देखना है कि कौन से वाला ऑक्सीजन दे सकता है, हमें ये चीज देखनी है मेन। ये तो चीज मेन सर हो गई वो ना तो हमारे लिए। साइनोबैक्टीरिया ही देता है। हाँ, साइनोबैक्टीरिया ही देता है ना? तो बैक्टीरिया होता है यस। यहाँ पे, ऑटोट्रोप्स होता है, और हेटरोट्रोप्स दे रखा है। हाँ, इसका डी ही होगा, है ना? यस सर। है ना, डी होगा ना, और तो कोई बन नहीं रहा ना इसका आंसर। नहीं सर, डी ही यस होगा। सर। सोचो थोड़ा सा और, क्या पता आंसर इसका भी निकल जाए। क्या और कुछ बन रहा है इसका? नो सर, इसका आंसर गलत दे रखा है सर, वो डी ही आएगा उसमें। तो इसका ना साइनोबैक्टीरिया ही आंसर होगा, ठीक है। वही एशियंट हो जाएगा हमारे लिए, और वो दे सकता है, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 118 और 117। और भी क्वेश्चन है क्या? सर 116 भी है। यार ये मतलब आपसे नहीं हुआ 117? 117 नहीं हुआ आपसे? सर इसमें 116 भी नहीं हुआ आपसे? वाओ, ये मैंने करवाया था। और 116 तो हो गया सर। 117 में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन से स्पोरांजियोस्पोर में ही होती है। जहाँ पे सेप्टा नहीं होगा वहाँ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी। सेप्टा किस में नहीं होता वो भी लिखवा रखा मैंने शायद आप लोगों को, या ये चीज़ सर पढ़ानी वो है तो मुझे? पता है सर, लेकिन इसमें स्पोर के लिए मल्टी न्यूक्लिएट लिखा है ना। Multinucleate endogenous spore has been named as a sporangiosspore। और स्पोरेंजियोस्पोर क्या होता है? जहां पे स्पोर प्रेजेंट होते हैं, है ना? सर जो स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं उनको मतलब स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं ना। हाँ हाँ, वही चीज होती है। तो या तो हाँ, ये फिर वो मल्टी मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लिएट होते होंगे एंडोजेनस। स्पोर्स। नहीं नहीं, स्पोर मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होते यार, स्पोर मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें ये कंडीशन दी हुई है कि जो स्पोरेंजियम है, देखो जो स्पोरेंजियम है हमारा, वहां पे जो स्पोर प्रेजेंट है, तो ये इन्होंने मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दे रखी है इस स्पोरेंजियम की, है अच्छा। ना? ये, हाँ, ये कंडीशन दे रखी है, देखो खुद ही समझो आप, है ना? ये कंडीशन दे रखी है। अब तो निकल जाएगा आंसर, यस सर, अब हो जाएगा। ठीक है। और 118 में क्या है? नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस इन द क्लास जाइगोमाइसिटीज। सर सर ये हाँ, सर ये वाला समझ नहीं आया अभी वाला क्वेश्चन। जाइगोमाइसिटीज में तो वो तो, अच्छा, नॉन मोटाइल गैमेट बताने हैं ना मैं। सर तो क्लेमाइडो वाले भी और स्पोरेंजियोस्पोर्स दोनों ही होते हैं, ओ और हो दोनों ही नॉन मोटाइल भी होते हैं, दोनों ही जाइगोमाइसिटीज में भी होते हैं। ओ हो, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, फिर ये भी मतलब एक किस्म से वो वाला क्वेश्चन हो गया है कि दो ऑप्शन बन रहे हैं इसके, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग कि क्लेमाइडोस्पोर भी नॉन मोटाइल होता है, और स्पोरेंजियोस्पोर भी हमारा नॉन मोटाइल होता है। सिर्फ जाइगो जो वो होता है ना, जूस्पोर होता है, वो मोटाइल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर
एक मिनट बेटा, एक मिनट। एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, A134। सर प्लाज्मोगेमी तो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है ना, तो वो हाँ, न्यूक्लियस के फ्यूजन से पहले ही तो होती है। एक मिनट बेटा, मैं एक बार मैं एक क्वेश्चन लिख लो। कौन सा क्वेश्चन था अभी जो बताया आप लोगों ने? 118 है ना? 118। सर 111 लिखा, मतलब वो भी गलत था उसमें भी। सिर्फ इसमें ऑप्शन ही, मतलब गलत ऑप्शन थे ना इसमें खाली, है ना? लेकिन 118 में क्या है, दो बन रहे हैं ना आंसर। क्लेमाइड भी बन रहा है और इसमें ये भी बन रहा है, स्पोर एंजियोस्पोर, है ना? ये दो बन रहे हैं। ओके 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 ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सर हाँ, जो आप अभी डिस्कस करना चाह रहे थे, कौन सा क्वेश्चन था वो? 17 समझ नहीं आया ढंग से भी। कौन सा? सर 117। देखो, इसमें समझना है, इसमें कंडीशन देखनी है यार। आप लोगों को पता है स्पोर जो होंगे वो हैप्लॉइड स्पोर होंगे, है ना? हैप्लॉइड स्पोर की बात हो रही है वहां पे। ठीक है, तो जो कंडीशन हम बताना चाह रहे हैं, ये वाली जो स्पोरेंजियम हम बता रहे हैं, ये स्पोरेंजियम हो गया हमारा, ये स्पोरेंजियम हो गया। इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट स्पोर प्रेजेंट है, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट स्पोर्स है इसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। ये कंडीशन वो बताना चाह रहा है। लेकिन जो स्पोर होगा वो तो हैप्लॉइड ही है ना, जो स्पोर है वो तो हैप्लॉइड है ना? अगर वो एसेक्सुअली हो रहा है, अगर वो एसेक्सुअली है तो वो डिप्लॉइड हो गया। लेकिन कंडीशन तो वही है ना कि एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पे, दो दो न्यूक्लियस तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वो ये कंडीशन वो समझाना चाह रहा है कि स्पोरेंजियम के अंदर ये जो स्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो गई इस स्पोरेंजियम के लिए, इस स्पोरेंजियम स्पोर के लिए। ठीक है। सर वैसे तो फिर जू स्पोर जो होते हैं वो भी जू स्पोरेंजियम में बहुत ज्यादा होते हैं, फिर वो भी मल्टी न्यूक्लिएट हो जाए सर। हाँ 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 बिल्कुल। और मैं कुछ सर इस इसमें, क्वेश्चन को मैं देख लूंगा एक बार, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन मैं देख लूंगा इसको भी। ठीक है, हाँ सर, सिर्फ क्योंकि यही है कि इसमें ऐसे एस्को क्वेश्चन। स्कोर भी गिवन है ना, तो हाँ एस्को हाँ स्कोर भी ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। वो तो इसलिए। और मे भी ना आपका ये जो डाउट है, हम जो हमारी जो बाकी की चीजें बची हुई ना फंजाई के अंदर, है ना, वो क्लियर हो जाएगी, क्या पता, है ना? और बताओ, और क्वेश्चन बताओ आप। सर सर 125। 130। 125 कहा गया भाई? 130, 130, 128, 125। नहीं नहीं, रिप्रोडक्शन पे तो नहीं किया उनने, है ना? मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे किया है डिवाइड, है ना? सर वो एनसीईआरटी की लाइनों में ये चारों ही दे रखे हैं। नहीं, मेनली मेनली बेस्ड ऑन, सर मेनली होगा नॉट यहाँ पे। बेस्ड ऑन लिखा है। अच्छा, नॉट बेस्ड ऑन, अच्छा मुझे लगा मेनली बेस्ड ऑन। हाँ तो ठीक है ना, फिर रिप्रोडक्शन तो बेसिस पे तो है ही। वो नहीं किया ना उनने मेरे ख्याल से, क्योंकि सर बॉडी ऑफ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सर क्या चीज? कि रिप्रोडक्शन के आपने बेसिस पे भी किया है। आपने जो उसके उसकी जो टेबल है, जो उसकी टेबल है वाइट विटेकर की, वाइट टेकर की, उसकी टेबल देखी है आपने? यस सर, सर वो टेबल में नहीं टेबल है में नहीं लेकिन गिवन, लाइंस में लिखा है। लेकिन उसके जस्ट नीचे वाली जो लाइंस है उसमें 5 क्राइटेरिया लिखे हैं और उसमें से एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। सर आपने नोट्स में भी लिखवाया हुआ है। देखो यार, मेनली बेस्ड ऑन तो न्यूट्रिशन होता है, बाकी भी डाल देते हैं हम लोग कि चलो ठीक है, ये भी न्यूक्लियस के बेसिस पे हो गया या कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे हो गया। ठीक है, लेकिन लेकिन जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसके बेसिस पे तो ये क्लासिफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है ना। मैंने कहाँ लिखवा दिया आप लोगों को? मैंने लिखवा रखा है ये लाइन। यस सर सर आपकी आपने लिखवाया हुआ है। based- यस सर, यस सर, लिखवाया है आपने। यस सर। ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी।
ओके, देखो मे बी मतलब ये जो है क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन अगर हम सोचना चाहे थोड़ा सा, मतलब उस वे को लेके देखना चाहे हम, इसका आंसर क्या दे रखा है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे रखा है। यस सर। ओके ओके, तो मे बी ये हो सकता है, क्योंकि मतलब ये भी मतलब एक परफेक्ट एक चूज करना होगा हमें, कि मतलब इसमें क्या होगा कि हमें सबसे बेस्ट आंसर ढूंढना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिसमें हमें सबसे बेस्ट आंसर ढूंढने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको आंसर पहले से ही पता है कि भाई ये नहीं हो सकता, लेकिन आपको बेस्ट आंसर फिर भी चूज करना होता है। जैसे अपना वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जो हमने 96 डिस्कस किया था, सेम ऐसा यही है। क्योंकि देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे तो हर हाल में ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि एक यही एक ऐसा बचता है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी चलती है, क्योंकि यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, ये भी देखना पड़ेगा हमें, ऑर्गेनिज्म है कैसा। ठीक है, न्यूक्लियस भी हमें मतलब देखने होते हैं कि भाई न्यूक्लियस कैसा है उसका। ठीक है, एक ये जो ऑप्शन है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, उसमें ये होता है कि भाई रिप्रोडक्शन का तो टाइप कुछ भी हो सकता है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो सेक्सुअल भी कर सकता है, वो दोनों भी कर सकता है वो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट जो आंसर होगा इसका, जो बेस्ट हमें आंसर ढूंढना होगा, वो फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के तौर पे ही निकल जाएगा। क्योंकि देखो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। इस बेसिस पे तो डिफरेंस है ही है कि प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, इसके बेसिस पे तो पक्का है। ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो सबसे मेन क्राइटेरिया हो गया इसका, जो वाइटिकर होता है उसका मेन क्राइटेरिया ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये चीज मैंने लिखवाई रखी है आपको। ठीक है, और इस पे ये भी देखना होता है कि भाई न्यूक्लियस है या नहीं है। एक ये भी हम चीज देखेंगे कि न्यूक्लियस है या नहीं है तो फिर कौन सा है ना, ये भी देखना होता है ना। लेकिन जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सबसे लास्ट में कैटेगराइज में हमें दिखाई देता है या फिर सुनाई देता है। ठीक है, लेकिन हमें जो देखना पड़ेगा मेन मेन, वो हमें ना इन्हीं चीजों पे देखना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लास्ट में देख लेंगे कि होता ही नहीं होता है। हाँ, सर एनसीईआरटी रैंक के हिसाब से तो फिर न्यूक्लियस अरे वाला मैंने ऑप्शन बोला नहीं ना कि होना भाई चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसके आंसर आपको पता होंगे कि ये चीज गलत है, लेकिन उसमें से आपको बेस्ट आंसर चूज करना पड़ेगा फिर भी। समझ रहे तो हो? सर न्यूक्लियस ऐसे वाला क्वेश्चन नहीं एक यस नहीं है। है, सर। कई। हाँ, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। आपको अभी तो ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, आपको और भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको चूज करना होगा बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए। ठीक है, तो वैसे अगर लेके चलोगे कि एक एक चीज को अगर आप नेग्लेक्ट करते चलोगे कि मेनली क्राइटेरिया तो उसका वो न्यूट्रिशन ही होता है। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो मेन होती है कि भाई यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कैसा उसका, ये भी मेन होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बेसिस पे तो हमें पता ही है सबसे पहले एक रिप्रोडक्शन ही होता है कि भाई वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा बिहेव कर रहा है, मतलब कैसा रिप्रोड्यूस कर रहा है, एसेक्सुअली कर रहा है या सेक्सुअली कर रहा है या स्पोर बना रहा है, क्या बना रहा है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज है, मतलब रिप्रोडक्शन भी है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर तो आप फिर इसी को बोलोगे ना कि जो इसके बेसिस पे नहीं होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है भाई, सबसे बेस्ट आंसर चूज करना पड़ेगा, इसमें कोई फिर दो राय नहीं है इसके अंदर। वैसे भी सर जो हम मेन क्लासिफाई करते हैं उसमें हम यूज करते भी नहीं है रिप्रोडक्शन तो। हाँ, देखो वन बाय वन आपको ना नेग्लेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत ऐसे मिलेंगे, क्वेश्चन आपको ऐसे बहुत मिलेंगे, क्वेश्चन सर आपको क्वेश्चन बहुत ऐसे नंबर मिलेंगे। 119 हाँ, 119 उसमें ना एनसीईआरटी में एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज दोनों दे रखे हैं। यस एक सर मिनट दोनों रुको, दिए। और इसमें तो 119। अलग अलग ही ऑप्शंस दे रखे हैं। अब मेरे नोट्स खोलो पहले, तो मैंने क्या लिखवा रखा है आपको देखो। चलो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, यहाँ पे भी है। सर आपने लिखवाया देखो था। ये रहा, देखो ये रहा। ये जो है यहाँ पे जो मैंने लिखवा रखा है आपको, लॉन्ग लिव्ड फेज और शॉर्ट लिव्ड फेज, एक उसमें वर्ड दे दिया एक्सटेंडेड। इसका मतलब अच्छा क्या है सर कि वो ठीक है। लॉन्ग लिव्ड पूछ रहा है। ठीक है, यस सर। और बताओ, पूछ लो फिर, आधा घंटा तो बचेगा, फिर आप लोगों को बताऊं, आपने टाइम ही पूरा निकाल दिया।
कोई नहीं, एक क्वेश्चन तो मिले हमें काफ़ी सारे यहाँ पे। कौन कौन से क्वेश्चन मिले? 134, 196 एंड 118, 111। ठीक है, और तो कोई है नहीं। और हो गए आपके, हो गए सारे? और भी कोई है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मैंने आपको डीपीपी दी थी, क्या सोल्व हो गई वो? हेलो, इसी से ला लो। सर एक बार ही 116 क्वेश्चन देख लो, उसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ओके, आपका नंबर कितना है? आपके मार्क्स कितने आए हैं? सर देख के बताती हूँ, याद नहीं। आपको आंसर तो मिल गए हुए ना सारे? ये 4-5 क्वेश्चन के नाम मार्क्स और जोड़ देना जो आपके ऑप्शन ठीक लग रहे हैं आपको। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मोस्टली फंजाई आर फिलामेंटस। सही है तो। द प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन, ये भी ठीक है। दे आर आइदर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफाइट भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। और भी कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका? सर पहले तो डी ऑप्शन सही दे रखा है ना, तो उसमें लिखा है कि कैरियोगैमी इज फॉलोड बाय प्लाज्मोगैमी। देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि जो हर किसी फंजाई के अंदर ये डी ऑप्शन एप्लीकेबल ही नहीं है। जो फंजाई है, हर किसी फंजाई के अंदर क्या ये एप्लीकेबल है ये लाइन? भाई बताओ। सर पहले पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन नहीं होगा कैरियोगामी से पहले? मैंने क्या पूछा है? मैंने ये पूछा है कि हर किसी फंजाई के अंदर ये चीज एप्लीकेबल होती है। हर किसी फंजाई का मैं उसमें पूछा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू फंजाई। फंजाई के अंदर सब कुछ आ गया, मतलब हर कोई फंजाई के अंदर की बात कर रहे हैं, हर फंजाई के अंदर सर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे सर पहले। तो सर हाँ वो बोलो। जनरल पूछ रहा है ना। वो सर जनरल पूछ रहा है, वो स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा है। अगर वो जनरल भी, अगर वो जनरल भी पूछ रहा है तो वो स्पेसिफिक भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक का कोई पर्सनल नाम नहीं दिया कि भाई बेसिडियोमाइसिटीज में बताना है आपको, या फिर एस्कोमाइसिटीज में बताना है, या फिर किसी चीज में बताना है, उसने ये नहीं दिया है। क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, N+N का होता है। वो शॉर्ट लिव भी रहते हैं, वो लॉन्ग लिव्ड भी रहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होती है, फिर क्या होती है, कैरियोगैमी होती है। इनकी कंडीशन अलग है। भाई ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना, सर करेक्ट थोड़ा स्टेटमेंट पूछ रहा है आप लोगों से। सर पर पहले तो प्लाज्मोगेमी होगी ना, पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे तभी तो न्यूक्लियस कांटेक्ट में आएंगे। हाँ बिल्कुल, पहले कैरियन केस के लिए प्लाज्मोगैमी भी। ही होगी। पहले सर प्लाज्मोगैमी ही होगी। हाँ तभी तो सर वो इनकरेक्ट कैसे हो गया फिर? ये सर वो इनकरेक्ट करते हैं। सर हेलो सर। क्या मतलब? क्या मतलब? सर उसको इनकरेक्ट दे रखी है ना वो लाइन की। हाँ। अरे मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या फंजाई में ये पूरा का पूरा एप्लीकेबल है? जब जाइगोट बनता है, आपको पता है, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, एक चीज मैं बताता हूँ आपको कि होता क्या है कि मान के चलते, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के सामने। जैसे ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले।
ह्यूमन के एग्जाम्पल में होता क्या है कि जो मेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होता है, जो मेल गैमेट होगा, है ना, मेल गैमेट जो होगा, जो उसका न्यूक्लियस होगा वो सीधे अंदर जाता है फीमेल के न्यूक्लियस के पास जाता है, वहां पे तो कोई प्रोटोप्लाज्मा फ्यूजन नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये रही, ठीक है। फिर फंजाई के केस में हम एग्जाम्पल देखते हैं, फंजाई के केस में भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो ठीक है। फंजाई के केस में भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। होता क्या है कि जब गैमेट बनेंगे तो फ्यूजन भी होगा, लेकिन जब गैमेट बनते जब फ्यूजन होगा तो साइमल्टेनियसली भी तो फ्यूज हो सकता है ना भाई। दो सेल आपस में कांटेक्ट में आ रही है, दो सेल आपस में कांटेक्ट में आ रही है, उसमें ये तो नहीं बताया कि भाई प्लाज्मोगैमी थोड़ी डिले हो रही है फिर उसके बाद कैरियोगैमी हो रहा है। हमेशा क्या पढ़ाया जाता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ है, इसका मतलब है कि प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी सेम टाइम पे हुआ है। हमें ये तो नहीं, हमें जो बताया जाता है वो क्या बताया जाता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट का मतलब क्या होता है, बताओ भाई। सर हाँ, सर उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैरियोगेमी इज फॉलोड बाय प्लाज्मोगेमी, इसका मतलब है कैरियोगेमी पहले हो रही है और प्लाज्मोगेमी बाद में हो रही है, ये लिखा है उसमें, तो ये इनकरेक्ट हो गया ना फिर। कैरियोगैमी फॉलो कर रही है प्लाज्मोगैमी को। सर कैरियोगेमी इज फॉलोड बाय प्लाज्मोगेमी लिखा है, मतलब प्लाज्मोगेमी बाद में हो रही है ना। यस सर। नहीं भाई, फॉलोड बाय का तो मतलब पीछे से आना होता है। कौन सी इंग्लिश पढ़ रहे ये हो सर भाई? गलत सर ये बता रहे ना हैं सर ये। इंग्लिश पहले गलत। क्वेश्चन समझ रहे हो नहीं सर समझ रहे हो ये पहले। लोग ना इंग्लिश गलत पढ़ रहे हैं, उसमें ये नहीं लिखा कि कैरियोगैमी फॉलोज प्लाज्मोगैमी, इसमें लिखा है यस सर। कैरियोगैमी इज फॉलोड बाय प्लाज्मोगैमी। अगर सर इसमें लिखा फॉलोज है लिखा होता तो प्लाज्मोगेमी बाद बोलता। में हो रही है। क्या चीज? वही तो। सर मैं इसमें देख लो लिखा भाई है क्या प्लाज्मोगेमी बाद इंग्लिश में। भाई, पहले पहले बताओ क्वेश्चन का मतलब क्या है, कैरियोगामी अब पहले इज, क्वेश्चन ये। सर एक बार सुनो मैं जो बोल रही हूँ। कैरियोगामी इज हाँ फॉलोड नहीं बाय बताओ। प्लाज्मोगेमी लिखा है ना, अभी मेरे सामने क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार कंफर्म कर दो। कैरियोगैमी कैरियोगामी इज इज फॉलोड फॉलोड, बाय प्लाज्मोगैमी। तो इज फॉलोड बाय है ना, तो यानी हाँ प्लाज्मोगैमी पहले हो रही है और फिर कैरियोगामी हो रही है। तो ये सही तो है, ये गलत कहाँ से है? सर फॉलोड बाय का मतलब तो होता है ना बाद में होना, कि प्लाज्मोगेमी बाद में हो रही है, कैरियोगेमी पहले हो रही है। हैं? आकाश तो रुक जा एक बारी, सानवी तू बोल, तुझे क्या समझ आया है? अरे भाई आकाश जो बोल रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है कि कैरियोगैमी इज फॉलोड बाय प्लाज्मोगैमी, मतलब इज फॉलोड बाय मतलब उसके बाद हो रहा है वो। हाँ तो ये सही तो है, सही नहीं है ये? देखो भाई क्या बोलो। होता है, इंग्लिश पढ़ो भाई जल्दी जल्दी। एक मिनट। डिस्कस करो नहीं कैरियोगैमी सर, उसको इज समझ आ फॉलोड। गई है इंग्लिश क्या है। नहीं, अच्छा मैंने गलती से बोल दिया था, मैं बताती हूँ। इसमें लिखा है कैरियोगैमी इज फॉलोड बाय प्लाज्मोगैमी, मतलब कि कैरियोगैमी होती है एंड देन इट इज फॉलोड बाय प्लाज्मोगैमी, मतलब प्लाज्मोगैमी के प्लाज्मोगैमी जो होती है वो कैरियोगैमी के बाद होती है, मतलब प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी को फॉलो कर रही है, कैरियोगैमी इज फॉलोड बाय प्लाज्मोगैमी। हाँ यही होगा। सर ये बात है ना, अगर उसमें ये लिखा होता कि कैरियोगैमी फॉलोज प्लाज्मोगैमी तब अलग होता, तब वो होता कि हाँ कैरियोगैमी प्लाज्मोगैमी के बाद हो रही है, तब वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती। इसमें इज फॉलोड बाय लिखा है। फिर क्या समझ रहे हो आप लोग, मेरे को बताओ तो सही। हाँ सर ठीक है। मैं वही तो मैं डिस्कस कर रहा था देर से, फिर क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किस चीज़ को लेके कर रहे हैं हम डिस्कस? कुछ नहीं सर, वो ये इंग्लिश जो लिखी सर है ना कंसेप्ट तो मुझे उसमें। भी सेम पता था ना, हाँ उसमें थोड़ी लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो गई। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, अब बताओ क्या इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है? सर 130। नंबर बता, तेरे नंबर कितना है पहले, क्या नाम है आपका? सर आकाश। कितने नंबर है? अच्छा नंबर मैंने पूछ लिया। बॉटनी के नंबर नहीं पता आपको, कितने ठीक हुए आपके बॉटनी में 45 में से? सर बोटनी में 4 गलत हुए हैं। अच्छा 4 गलत हुए सिर्फ, यही जो हमने लिखे हैं अभी यहाँ पे? यस सर। सर एक 130 भी है। ओके, एक 130 भी है। व्हाट इज द कॉमन अबाउट ट्राइपेनोसोमा नॉक्टिल्यूका मोनोसिस्टिस जियार्डिया?
क्या सभी में फ्लैजिला होता है क्या? नो सर। ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं? सर यूनिसेलुलर का तो पता नहीं सर, लेकिन पैरासाइट्स तो होते हैं। ये प्रोटिस्टेंट्स होते कैसे हैं ये बताओ ना, इनका नेचर कैसा है? यूकैरियोटिक तो होते होते हैं, क्या ये मल्टी सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं? सर ये नहीं पता सर, वैसे पैरासाइटिक। भाई प्रोटिस्टा की पहली लाइन मैंने क्या लिखवाई है, आप मेरे नोट्स खोलो। सर ये यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि मेरे नोट्स खोलो आप जल्दी फटाफट। सर आपने फ्री लिविंग लिखवाया हुआ है। मेरे नोट्स की पहली लाइन यही मिलेगी कि Yes, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, यस सर। ये मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। ठीक है, और बताओ, और क्वेश्चन बताओ। सर और कोई तो नहीं है। हो गया या फिर आगे बढ़े हम? आगे बढ़ लें? यस सर। चलो धन्यवाद आप लोगों का। मैंने आपको एक चीज़ और डिस्कस करनी थी, मैंने आपको ना डीपीपी दी थी, मैंने वायरस तक डीपीपी बनवा चुका हूँ मैं वहाँ पे, आपने सोल्व करी कोई? भाई डीपीपी सोल्व करी नहीं करी, देखा नहीं देखा कि सर ने डाली नहीं डाली है? सर आज सॉल्व करूंगा। अरे अरे अरे, चलो ठीक है। देखो भाई देख लिया जल्दी सर फटाफट आगे। देख लिया आपने? सर देखो देख ली सर, फर्स्ट चैप्टर डीपीपी वाली पूरी नहीं आई सर। आपने नीट का पेपर यस देखा सर। जो अभी हुआ है? यस इतना सर। लड्डू पेपर था भाई साहब, यस मतलब सर। कि इतना इजी पेपर था वो, कि अगर आपके टाइम पर हो रहा होता ना आप पक्का क्लियर कर जाते। पक्की बात है, जिसने एनसीईआरटी भी पढ़ी होती, सिर्फ ओनली एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी भी पढ़ी होती, सिर्फ सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ी होती है, तब भी आप बायो के अंदर 90 में से 89 क्वेश्चन आपके ठीक रहते, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने पे सिर्फ। सर एक मैं बाहर से वैसे बता रहा हूँ, आप गलत एक आधा ही होता, ठीक है, मे बी जो अगर गलत, वैसे 90 के 90 ही एनसीईआरटी से आए हैं, एनसीईआरटी से आए हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन आए हैं, तो सर आपको वो तो दिमाग लगाने की भी कोविड की जरूरत वजह नहीं से है। आए हैं। आप एक बार ना पेपर देखना, ठीक है, आप एक बार जो फर्स्ट चैप्टर में से आया हुआ है, जो सेकंड चैप्टर में से आया हुआ है, उनके क्वेश्चन देखना, ठीक है। भाई हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, सेकंड चैप्टर ऑलमोस्ट हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चंस देखना, इतने इजी क्वेश्चंस है, इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि 2018 जो 17 में पेपर आया था और जो आज 2020 में पेपर आया है, उनमें कितना अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है पेपरों में, जो पहले पेपर सर होते थे और जो इस बार का पेपर हुआ है। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी पे इतना फोकस करो कि आपसे कोई पूछ ले कि ये लाइन कहाँ लिखी हुई है, आपको उस लाइन, उस पेज बता दो कि इस पेज पे ये लाइन लिखी हुई है और इतने लाइन के बाद ये लाइन लिखी हुई है। इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को एनसीईआरटी कवर अप करनी है, इतनी अच्छी तरीके से, मतलब आपको एनसीईआरटी की एक एक चीज़, अगर एनसीईआरटी कर ली तो देखो 85 क्वेश्चन तो आपको फिर भी सही 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 होंगे, 85 क्वेश्चन से नीचे तो आप आने से रहे, अगर एनसीईआरटी आपके टिप्स पे है। अगर एनसीईआरटी में आप झोल करोगे तो फिर आपके मतलब सोचो मत सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी हमें इतनी अच्छे से पढ़नी है, इतनी अच्छे से कवर अप करनी है, एक एक डायग्राम, डायग्राम के नीचे जो लाइन लिखी रहती है उनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और डायग्राम की जो नेमिंग होती है, जो दिखाई जाती है कि ये ऐसे घुमा हुआ डायग्राम, सेम टू सेम डायग्राम वहाँ पे आता है हमारे नीट के अंदर, और बायोलॉजी खासकर मैं बात कर रहा हूँ। सर इस बार तो एक भी हाँ बोलो। सर इस बार तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एक भी नहीं आया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इस बार नहीं आया, मैं कह रहा हूँ आगे के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो कैसा क्वेश्चन आएगा डायग्राम बेस्ड, मेरे पे पेपर है अभी भी, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं मतलब फर्स्ट सेकंड चैप्टर में से आप करना, मैं आपको हमारा ग्रुप है ना एक, यस सर। तो मैं उस ग्रुप में मैं पेपर भेज दूंगा, आप लोग देखना सभी, ठीक है। और जूलॉजी के अंदर जितना पार्ट हुआ है, जूलॉजी के अंदर जितना हुआ है उसके क्वेश्चन ढूंढना, वो करना, केमिस्ट्री के अंदर जितना हुआ है उसके क्वेश्चन ढूंढना, वो करना, और फिजिक्स में जितना हुआ है वो करना, और जो बॉटनी के अंदर है जितना हुआ है हमारा पार्ट, उसके क्वेश्चन सोल्व करना,
फिर आपको महसूस होगा कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं हो, क्या आप नीट की प्रिपरेशन कर पा रहे हो नहीं कर रहे हो। फिर आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि आप जो टीचर पढ़ा रहा है, जो हम लोग करवाते हैं आप लोगों को, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो घर पे जाके भी, तो आपको कंपैरिजन महसूस होगा कि अगर आप कर पा रहे हो उन क्वेश्चनों को, मतलब आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। आप नहीं कर पा रहे हो तो सही ट्रैक नहीं है फिर वो, फिर अपना ट्रैक चेंज करो। ठीक है, तो मतलब मैं आपको पेपर भेजूंगा अभी क्लास के बाद। आप लोग मतलब सॉल्व करना इसको पेपर को। और जितना जो जो चैप्टर निकल चलता होता जाएगा हमारा, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ उस 2020 का जो नीट का पेपर आया है। ठीक है, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे खुद में भी, खुद के लिए भी। ठीक है भाई। तो सर इस बार कोविड की वजह से आसान आया है या ऐसा ही आता है? भाई देखो, 85 क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे, अब चाहे कोविड हो या ना हो, कोविड हो या ना हो, पेपर में क्वेश्चन जो मिलेंगे वो 80 to 85% आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे नीट का कोई सा भी पेपर उठा लो आप लोग। एनसीईआरटी का लेवल बढ़ा देंगे वो, एनसीईआरटी के अंदर का लेवल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाल सकते हैं वो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं डाल के कंसेप्चुअल डाल देंगे, लेकिन होगा एनसीईआरटी से। ये जो 10 क्वेश्चन है या 5 क्वेश्चन होंगे, उन पे फाइट होती है हमेशा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ये जो 10-5 क्वेश्चन होते हैं लास्ट के आपके, जो बिल्कुल ही कंसेप्चुअल होते हैं, बिल्कुल ही घुमा के आए हुए होते हैं, और इनमें से भी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। आपको आप पेपर उठाओ यार, आप पेपर उठाओ। 2015 से लेके और 2020 तक के पेपर पढ़ने हैं आपको, ये पेपर करने हैं आपको। ठीक है, इससे पहले के भी मत करो बेशक, लेकिन जो लास्ट के 5 पेपर है ना, वो जरूर करने हैं आपको। इनको मतलब बिल्कुल अच्छी तरह आपको एक पता लगेगा कि किस चैप्टर में से क्या क्या पूछा गया है इन 5 सालों के अंदर, कौन से टॉपिक में से सबसे ज़्यादा पूछा गया है। उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना लो अपना। पढ़ने का तरीका यही होता है ना, समझ रहे हो। तो मैं आपको पेपर भेजूंगा, आप लोग पेपर सोल्व करना। आप फर्स्ट चैप्टर में से और सेकंड चैप्टर का पेपर सोल्व करना है आपको। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हो फर्स्ट में से सेकंड में से, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस लेवल के होते हैं। चाहे वो 15 का पेपर ले लो, चाहे वो 20 तक का पेपर ले लो, क्वेश्चन ढूंढो, सोल्व करो, खाली बैठे रहते हो, है नहीं। ओके सर। भाई देखो, सिलेक्शन लेना तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, वरना फिर वो ड्रॉप पे ड्रॉप करोगे, फिर उसके बाद एक और ड्रॉप करोगे। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ड्रॉप के बाद मतलब ड्रॉप में कुछ करेंगे क्योंकि हमें पूरा साल मिलेगा। अभी 11-12 चल रही है हमारी, जब अभी नहीं हुआ तो फिर 12th के ड्रॉप में क्या कर लोगे भाई, है नहीं। तो सोच के चलो, अभी अभी तुम्हें 12th के बाद तुम पेपर दो, तुम्हारा क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो फंजाई, मैंने फंजाई में सब कुछ करा दिया आपको, सिर्फ हमारे मेन चीज़ें रहती है फंजाई के बारे में, वो देख लेते हैं। आपको पता है स्टडी ऑफ फंजाई को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। इज कॉल्ड माइकोलॉजी। ठीक है, आपको पता है जो फंजाई होती है वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोफाइट। एंड पैरासिटिक। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, बोल सकता हूँ ना। यस। मैं गलत थोड़ा ना लिख रहा हूँ, मैं सही लिख रहा हूँ ना। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, होते नहीं होते? ये मल्टी सेलुलर होते ही नहीं होते? सर यीस्ट नहीं होते हैं सिर्फ। एक्सेप्शन क्या है? यीस्ट। ईस्ट। ठीक है, फिलामेंटस होते हैं फिलामेंटस, होते नहीं होते फिलामेंटस? बताओ भाई। यस सर। होते हैं ना फिलामेंटस। और जो फिलामेंटस होते हैं, बॉडी कंसिस्ट ऑफ body consists of cylinder thread like
स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। ठीक है, हाइफे पता ना हाइफे क्या होता है? पता है हाइफे क्या होता है? भाई बात करो यार। अरे पता है हाइफे क्या होता है क्या नहीं होता? आप लोग सुन रहे हो मेरी आवाज? यस सर। सर मतलब स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, यही होता है। ये क्या खुल गया? ये पता नहीं क्या खुल गया भाई। कौन कौन है यहाँ पे? प्रियांशु कुमार। यस सर। भाई हाइफे बताओ, हाइफे क्या होता है? सर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ तो कैसे उसको बोलोगे? अगर मैंने ये बना दिया, ये मैंने बना दिया फंजाइल। अब मुझे बता इसमें हाइफे का है। ये मैंने बना दी फंजाई, ठीक है। और ये मैंने फंजाई जो बनाई है वो बना दी मैंने सेप्टेट फंजाई। सेप्टेट फंजाई बना दी मैंने। ये लो भाई। अब मुझे बता इसमें हाइफे का है। और ये रहा इसका न्यूक्लियस। इसके अंदर पोर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो पोर है ना, जो सेप्टेट, जो सेप्टा हमारा है, ये जो सेप्टा है, इस ये जो सेप्टा कैसा है, ये डोली पोर सेप्टा है। डोली पोर सेप्टा हमारा, ठीक है। लो इतने सारे फीचर बता दिए मैंने इसके। बताओ ये हाईवे का है इसमें? बताओ भाई हाईवे का है? हाईवे कौन सा है? मतलब ये पूरा हाईवे है क्या? सर पूरा तो माइसीलियम है ना, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। सर वो तो हाइफे। भाई जिससे पूछूंगा वो बताएगा। देखो कवर अप करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। कवर अप मत करो एक दूसरे को। सानवी गुप्ता यस सर। बताओ। सर ये एक की ब्रांचेस भी निकल रही है ना, तो फिर ये चलो मैं बता हाइफे देता का हूँ। नेटवर्क हो गया। मैं से पूछ लेता हूँ। यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक जो लाइन खींची है रेड कलर में, क्या ये हाइफा है? यस सर। या यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन खींच रहा हूँ वो हाइफा है? या यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन खींच रहा हूँ ये हाइफा है? या ये पूरा कंप्लीट हाइफा है? बताओ भाई। सानवी गुप्ता बोलो भाई। नंबर नोट दे दूं? सर इसका 1 नंबर है, इसका 2, 3, ये 4। बताओ कौन सा हाइफा है? 4 ऑप्शन हो गए आपके पास। सर पूरा हाइफा है। ये 4th ऑप्शन है। यस आपका सर। 4th ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन। सानवी का 4th हो गया है। और मैं आपका हाफ एन आवर एक्स्ट्रा ले लूँ आज? यस सर। या फिर आईपीएल देखना है आप लोगों को? सर देखना है। अरे 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 सर नहीं पढ़ देखा। लेंगे, नहीं देखना। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है सामने टीवी चल रहा हो अभी भी तुम्हारे, और मैच की नहीं पूरी सर, अभी खबर मिल रही सर हो आवाज आपको। आती है ना। तो कौन टॉस जीत गया? म्यूट कर रखो क्या पता, देखना ही तो था मैच। सर सीएसके ने जीता है। अरे 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 हमारी पेरेंट्स मीटिंग कब हो रही है? हम हम लोगों की? पता नहीं सर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? ठीक है चल रहा भाई। सीएसके won the toss and choose ball। सर बेटे अंश शर्मा। अंश कौन है भाई? हाँ जी अंश। सर हाँ भाई बताओ, आप बताओ। सीएसके ने टॉस जीत लिया यस सर। और बॉलिंग कर रही है पहले वो। यस सर। ओके ओके, मुंबई इंडियंस के साथ मैच है। यस सर। चलो अभी बताओ इसमें से हाइफा कौन है? हाइफा कौन सा है इनमें से? सर फोर्थ। 4th वाला हाइफे है, ठीक है। और 4th वाला हाइफे हो गया। निखिल कुमार यस सर। आप बताओ हाइफे कौन सा था इनमें से, 1 2 3 4 में से? फोर्थ ही है सर। और कौन है भाई?
इशिका राणा, सर इशिका है कोई? ऑप्शंस में से तो फोर्थ ही होना चाहिए। सारा हाइफे है, सर माइसिलियम नहीं हो गया सारा नहीं सारा होता ये? ना, सारा सर माइसीलियम कंप्लीट, मिली होगा का है, ना, मिली और मिली वो मिली का वो है, सर कंप्लीट कंपोज्ड तो हाइफे से माइसीलियम ही है। होता है। मिली का है, मिली। यस सर। हाँ बताओ बेटा। सर फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है? यस सर देखो, मोर सर। देन करेक्ट हो सकता है। अगर मैं यहाँ से ये काट दूँ, यहाँ से काट सर दूँ, सेकंड है क्या? तो ये भी हाइफा, अगर एक सिंगल ये हो तो दिस इज द हाइफा। अगर इनकी ब्रांचेस निकल रही हो, दिस इज द माइसीलियम। अब इसको हाइफे सर नहीं बोल सेकंड सकते हैं, होगा। इसको माइसीलियम बोलोगे आप। कंप्लीट को माइसीलियम बोलोगे, हाइफा तो बोल ही नहीं सकते ना इसको। अगर मैं सिर्फ ये बनाता, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता, दिस इज द हाइफा। ये हाइफा है हमारा। इनकी ब्रांच निकल रही है इनकी ब्रांच निकल रही, क्या हो गया, नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद ये खत्म हो गया। भाई नेटवर्क कैसे बनेगा, पूरा बनेगा ऐसे करके, है ना। फिर दूसरे वाला जो माइसीलियम होगा वो ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, नहीं बनाएगा भाई, समझ रहे हो? ये सब सर जो हाँ जी। हाइफा है वो उसको नहीं कहेंगे जो फंजाई की जो बॉडी है उससे निकल रहा हो, मतलब अगर एक हाइफा से ही दूसरा हाँ हाँ, तो एक हाईवे से दूसरी ब्रांच निकल सकती है, मैंने मना थोड़ा ना किया है। और जो ब्रांच निकलेगी उस कंप्लीट को फिर हम माइसीलियम बोल देंगे ना, क्योंकि नेटवर्क बन रहे हैं अब, समझ रहे हो भाई? तो सर आपके ऑप्शंस में से तो ये 1 2 3 तीनों इसके ही हो जाएंगे। ये तो पूरा कंप्लीट जो है ना, ये मैंने बनाया माइसीलियम। ये मैंने पूरा का पूरा माइसीलियम बनाया, हाइफे तो बनाया नहीं मैंने यहाँ पे। अगर एक सिंगल को देखेंगे, अगर सिर्फ इसको मैंने बोला कि भाई ये जो है पूरी कंप्लीट ऊपर से नीचे तक, दैट इज द, अगर सिंगल को लेके चलूंगा दैट इज द, क्या हो जाएगा ये, बताओ भाई? फिर हो जाएगा ये हाइफा, अगर मैं सिंगल को लेके चलूंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे कि भाई नेटवर्क ऑफ हाइफा, ये तो तब आप बता नहीं पा रहे हो जब मैंने कल करा दिया आप लोगों को। नेटवर्क ऑफ हाइफे क्या बोलते हैं, कोल्ड माइसीलियम, माइसीलियम। ठीक है। ये एक सिंगल स्ट्रक्चर हो गई तो डेट इज द हाइफे, ठीक है। अगर माइसीलियम को बनाऊंगा मैं तो माइसीलियम ऐसे, ठीक है। यहाँ से भी ब्रांच निकल गई इसकी, ठीक है, ऐसे ब्रांच निकल लिया, दिस इज द, क्या ये है आपका माइसीलियम, ठीक है। ये माइसीलियम होगा आपका, ये माइसीलियम हो गया। और एक सिंगल वाले को देखेंगे तो ये हाइफे हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये हाइफे हो गया। तो हाइफे, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफे बोल रहे हैं, और इसका नेटवर्क बन जाए दैट इज द माइसीलियम, ठीक है। ये तो मैं कल बता चुका हूँ। जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम कैसा होता है फंजाई का, सेप्टेट होता नहीं होता? यस सर होता है। सेप्टेट भी हो सकता है, और कौन सी कंडीशन हो सकती है उस साथ में, साइटिक, है सीनोसाइटिक। सीनोसिटिक, एसेप्टेड। बिल्कुल सीनोसिटिक कंडीशन भी हो सकती है। सीनोसिटिक कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ए सेप्टेट, एसेप्टिक। ठीक है। ये जो हमने ऊपर बनाया दिस इज द सेप्टेड, अगर इनके बीच में से हम हटा देंगे तो सीनोसिटिक कंडीशन बन जाएगी। सेल वॉल कैसी होती है फंजाई की, मेड अप ऑफ चिट्टे, काइटिन की बनी। बनी होती है। काइटिन। और आपने कहीं कहीं देखा होगा कि सेल्यूलोज भी नाम आता है, यस सर। आता है क्या? तो सर यस Yes, सर, sir. यस सर। ठीक है, मेनली मेड अप तो ऑफ काइटिन होगा। सर वो मेनली होता है, मेनली, ठीक है। सम टाइम कुछ और फंगल्स में, ठीक है, फंगल सेल्यूलोज होता है, सर ठीक है। टू माइसिटीज में
ये जो सेलुलोज मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से सुनना, ये जो मैंने सेलुलोज मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो सेलुलोज है, ये सेलुलोज प्लांट वाला सेलुलोज नहीं है जी। ये सेलुलोज जो है प्लांट वाला नहीं है, सेलुलोज फंगल वाला है। उसकी कंपोजिशन प्लांट वाले के सेलुलोज की अलग है, इसकी फंगल वाले के सेलुलोज की कंपोजिशन अलग है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये प्लांट वाला ही सेलुलोज होता है, तो आप मना कर देना कि ये प्लांट वाला सेलुलोज नहीं होता, ये फंगल वाला सेलुलोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जो ये फंगल सेलुलोज लिखा है ये क्या है, ये नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर टू प्लांट सेलुलोज। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है एक बार। ठीक है, जब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा सेलुलोज के बारे में थोड़ा सा। और रिजर्व फूड कौन करता है इसका? ग्लाइकोजन और ऑयल्स। रिजर्व फूड बाय ग्लाइकोजन। ठीक है, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ये वो चीज़ है जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, उसमें भी आप मुझे बता नहीं पा रहे हो। आकाश का है, आकाश बताएगा मेरे को। यस सर। बता भाई, कैसे रिप्रोडक्शन करता है ये पंजाई? सर रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। यस है ना? तो ए सेक्सुअल कैसे करता है वो रिप्रोडक्शन? सर उसमें एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, इसकी मदद से वो भी करते हैं। ओके ओके ओके, ए सेक्सुअल स्पोर होते हैं उसमें। यस और किसी टाइप से नहीं कर सकता वो? सर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है फंजाई के अंदर, ए सेक्सुअल भी। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, स्पोर की जो फॉर्मेशन होती है उससे जब रिप्रोडक्शन करता है वो। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, क्या चीज? फ्रेगमेंटेशन वगैरह आ जाएगी सर, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन वगैरह आ जाएगी ना सर? फ्रेगमेंटेशन, बडिंग। हाँ बिल्कुल, फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा, बडिंग भी शो करता है ये। ठीक है, और ये फिशन भी शो कर सकता है। सर ईस्ट में वेजिटेटिव ही होगा ना? ईस्ट में बडिंग होती है ना? ओनली वेजिटेटिव। यस सर। हाँ वेजिटेटिव, हाँ वेजिटेटिव, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो सुनो, स्पोर कौन कौन से होते हैं, मैंने कल बताए थे सेक्सुअल स्पोर के बारे में आपको, अब बताओ सर। जू स्पोर सर, जू स्पोर, स्पोरेन जू स्पोर। किसमें होते हैं सर? ओमाइसिटीज में। ओमाइसिटीज सर। ओमाइसिटीज किसका मेंबर है? सर फाइकोमाइसिटीज का। फाइकोमाइसिटीज का। तो आपको देखो सुनो, मेरे ध्यान से सुनना, चलो ये चीज तो मैं लिखवाऊंगा कि फाइकोमाइसिटीज की दो कैटेगरी होती है, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ठीक है ना? तो मैं वो चीज लिखवाऊंगा आपको, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। पर अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चंस में कि भाई मैंने तो ओमाइसिटीज लिखवा रखा है वहाँ पे, और मैंने बिल्कुल सही लिखवा रखा है, बट आपको पूछ ले ऑप्शन में ओमाइसिटीज दे ही ना, और ऑप्शन में दे दे क्या, ऑप्शन में क्या दे दे, फाइकोमाइसिटीज, आप तो बोलोगे मैंने लिखवाया नहीं, इसका मतलब, है ना? तो ये चीज भी थोड़ा थोड़ा ध्यान से पढ़ना इन चीजों को भी, बातें वही हैं। ठीक है, देखो फाइकोमाइसिटीज हमारे एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? भाई हमारी एनसीईआरटी ने क्या दे रखा है? सर किस चीज में? फाइकोमाइसिटीज दे रखा है या क्या दे रखा है? फाइकोमाइसिटीज दे रखा है। फाइकोमाइसिटीज दे रखा है, तो आपसे क्वेश्चन में ओमाइसिटीज के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसकी दो कैटेगरी होती है, ओमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। अभी ये चीज मैं लिखूंगा, जब मैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में लिखूंगा तो ये चीज भी जरूर लिखूंगा। तो जूस पर किस में आ गया? फाइकोमाइसिटीज। ठीक है,
या फिर oomaicities भी बोल लो आप, ठीक है भाई। उसके बाद एसेक्सुअल स्पोर कौन सा होता है? स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर। ये किसका मेंबर होता है? सर ये भी फाइकोमाइसिटीज में जाइगोमाइसिटीज का। बिल्कुल, फाइकोमाइसिटीज के अंदर जाइगोमाइसिटीज। ध्यान रखना आपको एक एक चीज, मैं लिख ही देता हूँ, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। एंड द लास्ट स्पोर कौन सा भाई? क्लेमाइडोस्पोर। सर कोनिडियास्पोर। कोनिडिया। कोनिडिया, कोनिडिया किसका स्पोर है? स्पोर भी तो है। एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज का। एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज का, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल स्पोर हो गया। क्या चीज? सर क्लेमाइडोस्पोर। हाँ, क्लेमाइडो भी होता है, और ओइडियास्पोर। क्लेमाइडोस्पोर भी होता है, और यस सर। ओइडिया भी होता है ना, यस सर। ओइडिया भी होता है, ठीक है। ये कहाँ पे क्लेमाइडो किसके अंदर होता है? ये भी जाइगोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। बिल्कुल, तो ये हो गया फाइकोमाइसिटीज के अंदर जाइगोमाइसिटीज, और ओइडिया? सर ओइडिया भी माइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। ठीक है। ये आपको देखो स्पोर की ना लिस्ट बना लेना अलग से। एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, 100% में लिख के दे रहा हूँ आपको। फंजाई से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 2 क्वेश्चन मिनिमम, और 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो स्पोर के ऊपर रहना है, और दूसरा 2 क्वेश्चन होगा वो लिंक हो सकता है किसी के साथ भी, लाइकन के साथ डाल देंगे, माइक्रोलाइजर तो स्टेटमेंट में डाल सकते हैं वो लोग, तो उसको भी फंजाई का ही क्वेश्चन मानना, ठीक है सर। इस फंजाई के टॉपिक। सर हाँ सर जो ओइडिया स्पोर होते हैं वो तो सिर्फ राइजोफस में पाए जाते थे। क्या चीज? सर जो ओइडिया स्पोर्स थे सिर्फ हम्म, राइजोफस में पाए जाते थे ना, जाइगोमाइसिटीज में। हाँ हाँ, ओके सर। फिर अच्छा देखो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कैसे करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये? सर ये भी स्पोर्ट्स होते हैं। स्पोर बनाता है अपने। कौन कौन से स्पोर्स होते हैं? कौन कौन से होते हैं? सर oospore, ascospore और basidiospore। वो स्पोर्स होते हैं, एस्कोस्पोर होते हैं, एंड बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, ठीक है। सर जाइगोस्पोर भी होते हैं। क्या चीज? जाइगोस्पोर। नहीं, अब जो हमें मेन जो हमें पढ़ना होता है, हम 3 के बारे में पढ़ेंगे खाली। हम होता बहुत कुछ है, और भी ज्यादा स्पोर्स होते हैं। इनकी इनकी जो फंजाई की जो स्पीसीज होती है ना, मोर देन 1 लाख स्पीसीज होती है, 1 लाख से भी ऊपर स्पीसीज होती है। एक पॉइंट और ऐड कर लेना यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेना, जिनकी ये मोस्ट डाइवर्स फंजाई, ठीक है। मोस्ट डाइवर्स किंगडम होता है ये, ठीक है। इसकी क्या होती है, मोर देन 1 लाख के अराउंड इसकी स्पीसीज होती है। तो इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स होते हैं कि आप मतलब जब आप पढ़ोगे इसको तो मतलब फिर आपको पता चलेगा कितने कितने स्पोर्ट्स होते हैं इसमें। हाँ जी सर मतलब जितने भी किंगडम्स हैं उसमें से सबसे ज्यादा ये होते हैं फंजाई। सर जितने भी किंगडम्स हैं 5 किंगडम्स, सबसे ज्यादा नंबर्स फंजाई के ही होते हैं। हाँ, डाइवर्स में तो फिर सबसे ज्यादा फंजाई आ जाएगा। नहीं ऐसे नहीं है, मतलब मोस्ट मतलब मैंने मोनीरा से हाँ मतलब सबसे हाँ ज्यादा। बिल्कुल 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 आप कह सकते हो ऐसा, ठीक है। सर डाइवर्स ये नंबर ऑफ स्पीशीज के सेंस में लिखा आपने या फिर हाँ, पॉपुलेशन? नंबर ऑफ स्पीसीज के सेंस में लिखा मैंने।
मतलब बहुत सारे ठीक है टाइप्स जी। की स्पीशीज हैं। यस, मोर देन 1 लाख स्पीसीज है जी। ओके सर। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। ये स्पोर्ट्स हो गए। अब बात करते हैं हम किसकी, क्लासेस की। ठीक है, क्लासेस की बात करते हैं। देखो जो फंजाई है, जो फंजाई सर है। सेक्सुअल स्पोर्स जो थे उसमें पूछना था कुछ। हाँ बोलो। सर वो आपने बताया था कि हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन से 2n स्ट्रक्चर बनता है और फिर वो उससे हैप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। सर तो आप ये कंफर्म करवा दो कि मैं ठीक बोल रही हूँ। मैंने सिर्फ इतना बोला आपको, अगर वहाँ पे माइटोसिस हो रही है, अगर वहाँ पे माइटोसिस हो रही है, देखो दो तो कंडीशन होती है, या तो माइटोसिस सर होगा। आपकी आवाज़ नहीं सर आ रही आपकी है। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है अब? यस सर अब आ रही है। यस सर, आ रही है। मैंने इतना बोला था कि स्पोर जब बनते हैं तो माइटोसिस वाला ही प्रोसेस होता है। ठीक है, माइटोसिस ही होता है। जब गैमेट बनते हैं तो क्या होता है, मियोसिस होता नहीं यस होता? सर। ठीक है, मियोसिस होता है। तो अगर माइटोसिस जब होगा वहाँ पे, तो अगर मान लेते हैं कि जो स्पोरेंजियोस्पोर है हमारा, जो स्पोरेंजियोस्पोर है हमारा, ठीक है, जितने भी इसमें स्पोर होंगे वो माइटोसिस के थ्रू बने होंगे। माइटोसिस के थ्रू बने होंगे, इसका मतलब क्या है, माइटोसिस के थ्रू बने, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, बताओ सर भाई। इसका मतलब है कि जो इसका पेरेंट्स जो होता है, इसका पेरेंट्स जो होता है उसके नंबर ही इसने रिटेन कर लिए दोबारा, है ना। माइटोसिस का मतलब ये होता है ना। अगर ये यस सर। एन होगा तो ये एन स्पोर बनाएगा, अगर ये 2n होगा तो ये 2n स्पोर बनाएगा। ठीक है भाई, समझ रहे हो मैं कहना चाह रहा हूँ उस समय, समझ रहे हो? यस सर, फिर स्पोर्स आगे क्या वो उनका फ्यूजन थोड़ी होता है। नहीं, अगर अगर होता क्या है, जो पेरेंट्स की बॉडी होगी वही तो जो नया नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो उसी की जो वो होगा वही तो वो होगा। अगर पेरेंट्स 2n है तो जो डॉटर सेल होगी वो भी 2n की आनी चाहिए ना, आनी यस चाहिए नहीं सर। आनी चाहिए? तो फिर सेक्सुअल में फ्यूजन तो होगा कहीं, वो कहाँ पे होगा वो समझा दो हाँ, एक बार। सेक्सुअल सेक्सुअल में मियोसिस होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस में क्या होता है, अगर सेक्सुअल में मियोसिस हो रहा है तो इसका मतलब है पेरेंट्स जो बॉडी होगी वो 2n की होगी, तभी मियोसिस हो रहा है। अगर n की होती वहां पे बॉडी तो यहाँ पे माइटोसिस होती, फिर भी माइटोसिस होता। ऐसे नहीं समझोगे आप, ऐसे समझोगे। देखो अगर मान लेते हैं जो ये फंजाई है एफ नाम की, ये है 2n है, ठीक है, 2n है और ये स्पोर बना रही है। ठीक है, ये स्पोर बना रही है। ठीक है, अब स्पोर के थ्रू मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, जो ये फंजाई है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो अगर 2n है तो स्पोर जितने भी बनाएगा वो 2n वाले स्पोर ही बनाएगा। ये स्पोर एक अलग फंजाई में ग्रो कर जाएगा, ये स्पोर अलग फंजाई में ग्रो कर जाएगा, ये स्पोर अलग फंजाई में ग्रो कर जाएगा। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल बन रहे हैं, अलग अलग फंजाई बन रही है। ठीक है, 2n है, जो ये पेरेंट्स हमने लिया है ये वाला, ये यस 2n है, सर, ये तो डिप्लॉयड है। पता है। तो जो डॉटर, हाँ जो डॉटर बनेंगे वो भी तो 2n ही बनेंगे। ठीक है, अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता हूँ, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता हूँ इसी वाले पेरेंट्स में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, दो गैमेट बनेंगे, ये आपस में फ्यूज होंगे, तब जाके ये 2n वाली स्ट्रक्चर बनाएगा। फिर ये क्या करेगा, फिर जर्मिनेट होके एक नया इंडिविजुअल बना लेगा, है नहीं? सर फिर हम सही है। गैमेट्स को स्पोर्स बोलते हैं क्या इसमें? हाँ मतलब अभी मैं जब मैं कराऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा और अच्छी तरह। ठीक है, सर आप लेकिन कंफ्यूज आपके मत हो लेकिन। सेक्सुअल जो स्पोर्ट्स होते हैं वो 2n अरे टाइप आप के होते अभी जब मैं कराऊंगा तब आप समझ लेना, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे अभी। ठीक है, हैं। ओके सर। ठीक है, जब मैं सर कराऊंगा, अभी अभी कराऊंगा, कराने वाला हूँ बस, टॉपिक चल सर ही रहा है हमारा ये। आपने खामा खा, सर अभी करवाओगे? आप बता दो फिर, आपका मन हो पढ़ने का तो ठीक है, मेरे पास अभी 15 मिनट हो रहे हैं मेरे पास, आपको मैं पढ़ा सकता हूँ 15 मिनट और, अगर सर नहीं तो फिर एक और क्लास है, इसके बाद क्लास है कोई हमारी? नो सर। इस हफ्ते क्लास ही नहीं है हमारी। आज सैटरडे है सर क्या? अब कल तो संडे है उसके बाद। हाँ यस सर। अच्छा अच्छा,
संडे है, संडे में मेरी क्लास कौन सी है भाई? मुझे चैप्टर ख़त्म करना है यार, ये किसी तरह ये ख़त्म होके नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास क्लास नहीं हो पा देखते रही। हैं, और यही दिक्कत है। और अब मैं संडे को पूछता हूँ क्लास एक बार। हेलो मधु मैम है यहाँ पे? एकेडमिक्स है कोई यहाँ पे? टुमारो विल कंडक्टिंग पीटीएम ऑफ रेडिकल द सेड हाई वी आर अलाउइंग इट एट अ टाइम टू अवॉइड एनी। कल मेरी एक ही क्लास है B04 में, एक ही क्लास है B01 में। कल है संडे। ओके चलो यार, मैं बात करके बताऊंगा आपको यार, है नहीं? ठीक है, मैं देखता हूँ कि अगर मिलता है तो आप लोग ले लोगे ना, कल क्लास ले सकते हो ना अगर मैं बनाता हूँ हाँ प्रोग्राम तो? सर, यस सर, कल ले यस सकते हैं। सर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा क्लास देके ना चैप्टर खत्म कर दूँ, है ना? मॉर्निंग में आ सकते हो? यस सर। यस सर। चलो मैं मॉर्निंग की बात करता हूँ अभी इनसे, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सर क्लास में, चाहे कल हो चाहे अगली हो। हाँ बोलो। सर स्लाइड एक बार ऊपर कर देना, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ ले लो। सर थोड़ा नीचे। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कल कितने बजे अगर सुबह हुई तो? भाई तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा ना, मैसेज आ जाएगा, है ना? हाँ तो सर वो तो हमें कल केमिस्ट्री की भी क्लास है ना, मेरी केमिस्ट्री। कितने बजे से है मॉर्निंग में? सर 4 बजे ही है वो तो नॉर्मल टाइम पे है। चलो मैं अभी इनसे पूछता हूँ, वो अभी मैसेज डाल देंगे आपको विद इन 1 आवर के अंदर अंदर, ठीक है? 1 घंटे में आप देख ही सकते हो ना आराम से। यस सर। ओके अभी बात करो, जस्ट अभी आपके रखने के बाद ही मैं बात कर लूँगा उनसे। ठीक है, मिले फिर नेक्स्ट क्लास सर में, है ना? कल या कल लेंगे या मैं फिर जब भी होगी हमारी अब, ठीक है? सर मैसेज नहीं आया तो हम उस पे ग्रुप पे मैसेज कर देंगे एक बार। हाँ विद 1 घंटे के अंदर या तो नहीं होगी तो मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में कि भाई नहीं ले रहा मैं, ठीक है? या नहीं हो पाएगा, क्लास का एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, है ना? विद इन 1 आवर के अंदर मैं करता हूँ मैसेज आपको। अगर होगी तो फिर आपको एकेडमिक वाले ही मैसेज कर देंगे, आपको लिंक भेज देंगे वो, ठीक है? यस सर। ओके चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल होगी या फिर नेक्स्ट में मिलेंगे।